नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रकरण है अपभ्रंश साहित्य। रासो साहित्य आपने देखा, आदिकाल के अंतर्गत ये छोटे छोटे टॉपिक लेकर के बना रहे हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो और आपको याद करने में भी असुविधा ना हो, सब एक में मिल ना जाए, घाल मेल हो जाए, याद करने में परेशानी हो। आप जब चाहें तब अलग अलग इनको देख सकते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए आपको सीधे अपभ्रंश साहित्य की ओर ले चलते हैं। इससे नेट JRF, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर व्याख्याता, चाहे राजस्थान की व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड टीचर, इस तरह की हर परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। पहला जैसे इसमें बिंदु है, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। जो हिंदी की यात्रा है वो बहुत लंबी है, यात्रा है। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और इस तरह से हिंदी। तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। पहला बिंदु याद रखिए। दूसरा है कि सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तीसरा है प्राकृताभास, हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। कभी पूछ लिया जाए कि प्राकृताभास हिंदी क्या है, तो प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, जिससे पूरी तरह से मुक्त ना हुई हो, क्योंकि इसी से निकली है, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर हिंदी, अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, देखिए गाहा या गाथा कहने से प्राकृत तो प्रश्न पूछा गया, सीधे सीधे प्रश्न बना इस पर। उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है, और 4 ऑप्शन दिए गए, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो उत्तर होगा आपका अपभ्रंश सीधे। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि जिस प्रकार गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, गाहा या गाथा प्राकृत का बोध, प्राकृत भाषा, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, याद रखिए। फिर अगला है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना 7वीं शताब्दी में होने लगी थी। 7वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जाता है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी से। फिर सिद्धों की संख्या जो 84 है, उसमें सबसे प्राचीन कौन माने जाते हैं? सरह या सरहपाद, सरोज वज्र भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनकी भाषा थी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। या फिर प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसे माना है, तो आपका उत्तर होगा कवि स्वयंभू। याद रखिए नाम, कवि स्वयंभू। स्वयंभू मतलब होता है जिसके माता पिता से जिसका जन्म न हुआ हो, स्वयं उद्भूत हुआ हो, जिसका जन्म हुआ हो। अब स्वयंभू के संबंध में जितने पॉइंट बने हैं, पूछे गए हैं विगत कई वर्षों में, अलग अलग परीक्षाओं में, जितने नाम मैंने पूर्व में लिए हैं, पुनः नहीं ले रहा हूँ। आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है स्वयंभू पर आधारित प्रश्न। तो ये रामचरित काव्य की रचना करने वाले, अपभ्रंश भाषा में रामचरित लिखा है इन्होंने, और उस रामचरित का नाम पौंचर्यु है। उस रचना का नाम जो स्वयंभू ने लिखा है, पौंचर्यु। तो इसलिए इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, रामकथा वाल्मीकि ने लिखी, रामकथा स्वयंभू ने लिखी, तो इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास ने महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जिसका अंश है, तो व्यास, दोनों नाम इन्हीं के हैं, स्वयंभू के। अब इसी के साथ बहुत कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं हम कि वाल्मीकि और व्यास किसे कहा गया, और एक नाम और है पुष्य दंत। ठीक, कहीं कहीं पुण्य भी मिलता है, पुण्ड। तो पुष्य दंत, इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। साथ में ही सीखते चलिए, हिंदी का भवभूति कहा जाता है। संस्कृत के आचार्य भवभूति रहे हैं, करुण रस को प्रधान मानने वाले उत्तर रामचरितम जिनकी रचना है। तो हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है, तो आप पुष्य दंत कहेंगे। भाखा की जड़ इन्हें कहा गया है, पुष्य दंत को।
और इन पर अभी पॉइंट कम है, अभी इसके आगे भी चर्चा करते हैं। पहले इसे इन्हें देख लेते हैं स्वयंभू को। तो स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास विद्यमान थे। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा है। और इनकी 3 रचनाएं, दोनों कवियों की रचनाओं में भी बहुत उलटफेर हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अलग अलग याद रखिए। पौंचर्यु जिसका मतलब है रामचरित, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है। पौंचर्यु रचना जो है पूर्ण नहीं कर पाए थे अपने जीवन काल में स्वयंभू ने, तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। ये पॉइंट है। स्वयंभू के पौंचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। और स्वयंभू ने अपनी भाषा को अपभ्रंश भाषा नहीं कहा है। पूछा जा सकता है प्रश्न, क्या कहा है अपनी भाषा को? तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। देशी भाषा का मतलब संस्कृत जो न समझने वाले देश ग्रामीण जन थे, गांव के लोग थे, उनकी भाषा उस समय अपभ्रंश थी। तो उस भाषा को अपना जो दूसरा नाम इन्होंने दिया देशी भाषा कहा, माने जो आम जनमानस समझ सके। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने निज भाषा में कवित्व कहा है, माने आम जनमानस जो अवधि समझ सके, उसमें श्री रामचरितमानस लिखा है। ऐसे ही स्वयंभू ने बड़े भक्तिभाव से पौंचर्यु अपभ्रंश भाषा में, जिसे देशी भाषा इन्होंने कहा, इसीलिए देशी भाषा कहा है कि आम जनमानस समझ सके, ग्रहण कर सके उसका भावार्थ और रसास्वादन कर सके उसका। तो इस तरह से पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। ये मुख्य बिंदु रहे स्वयंभू से संबंधित। तो याद रखिए, स्वयंभू को रामचरित लिखा है इन्होंने, पौंचर्यु लिखा यानी, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। पुष्यदंत अगला नाम है, भूलना मत, बहुत कंफ्यूजन होता है। इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो पुष्यदंत, पुष्य यहाँ ये पामत पढ़ना, पुष्यदंत। तो इनकी रचना है 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। दूसरी है णय कुमार चर्यु, नेट में भी पूछा गया है प्रश्न। जसहर चर्यु, जसहर का यशधर चरित्र, अगर इसका तत्सम देखा जाए तो यशधर चरित्र, जशहर चर्यु, ये 3 इनकी रचनाएं। 3 यहाँ देखे लिखी। पौंचर्यु, ऋट्ठनेम चर्यु। पौंचर्यु तो बहुत प्रसिद्ध है, याद ही हो गई होगी, स्वयंभू छंद में नाम है ही। ऋट्ठनेम चर्यु याद कर लीजिए बस, ऋट्ठनेम। और यहाँ णय कुमार और जसहर चर्यु, बहुत इतना लंबा सा जो है वो पुष्यदंत का है महापुराण। 63 महापुरुष गुणालंकार, इसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। तो महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। और इन्होंने भी बड़ी भक्तिभाव श्रद्धा पूर्वक बड़ी भक्ति से ओतप्रोत होकर के अपनी रचनाएं की हैं। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई, चौपाई ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन चौपाई में कितनी मात्राएं हैं? 15 मात्राएं प्रत्येक चरण में। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 और चौपाई में 15। तो पुष्यदंत से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु हुए। कुछ और बिंदु देखिए शिव सिंह सेगन ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा। पुष्य का मतलब पुष्यदंत। पुष्यदंत ने स्वयं को उपाधियां दी है। पुष्यदंत ने कौन से? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक, इन 3 विभूतियों से विभूषित किया, उपाधियों से। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, 3 उपाधियां स्वयं को दी। फिर पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। ये प्रश्न बन सकता है कि इसके सभा कवि थे पुष्यदंत। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल। कौन है? धनपाल। और 10वीं सदी में, शताब्दी में, या सती कर लीजिए, भविष्यत कहा की रचना की। हरिसेन
ने अपनी धम्म परीक्षा, अब देखिए दो बिंदु यहाँ मिल रहे हैं आपको, एक तो हरिखेन हरिसेन और इनकी रचना का नाम धम्म परीक्षा, जिसमें अपभ्रंश के 3 कवि माने। पहला है चतुर्मुख, दूसरा स्वयंभू और तीसरा पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। चतुर्मुख जो हैं ये भी अपभ्रंश के कवि हैं और यह पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि थे। फिर 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में लिखा गया, को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। ठीक। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान मुसलमान कवि थे, इन्होंने संदेश रासक लिखा और यह धर्मेतर माने धर्म से इतर, जो धार्मिक ने जो प्रेम परक रचना संदेश रासक लिखी। और यह एक खंड काव्य है। प्रश्न भी पूछा गया है कि संदेश रासक क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य या मुक्तक काव्य। फिर जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मुनिराम सिंह माने जाते हैं, जिनकी रचना है पाहुड़ दोहा। एक बिंदु और आपका क्लियर हुआ कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की रचना है। फिर अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शती के कवि जोइंदु से माना जाता है। और जोइंदु की 2 रचनाएं हैं। देखिए, दोहा काव्य, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश साहित्य आप सीख रहे हैं। अपभ्रंश भाषा का मतलब होता है जो संस्कृत से टूटी हुई भाषा, भ्रष्ट भाषा हो गई हो, जो जनमानस की भाषा उस समय की थी, वो अपभ्रंश भाषा, देशी भाषा। फिर इसके कवि कौन है। दोहा काव्य, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, तो उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी से माना जाता है और कवि जोइंदु इसके प्रवर्तक, इसके प्रारंभकर्ता थे। और इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं, 2 रचनाएं हैं और दोनों प्रसिद्ध हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार, जोइंदु की रचनाएं हैं। फिर इस पर भी प्रश्न बना है, दोनों पर, एक बार नहीं कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा, अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनी भाषा का नाम क्या है। तो आपका उत्तर होगा डिंगल, राजस्थानी डिंगल और ब्रज भाषा पिंगल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा डिंगल और ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र, जहां भक्त पलते बढ़ते हैं, तो भक्त पलते बढ़ते हैं, पा पिंगल, ऐसे भी सूत्र आप याद रखें। और राजस्थानी डिंगल, राजस्थानी और अपभ्रंश का मेल डिंगल। और ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मेल पिंगल। आप अपने दिमाग में कैसे भी सेट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, बस ये बात है मूल। विद्यापति की 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के अंतर्गत माना है। और विद्यापति पदावली देश भाषा की काव्य में माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के भी 2 भेद कर दिए। उसके बाद की जो भाषा थी उसे देशी भाषा कहा, देश भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, 4 रचनाओं को रखा। विजयपाल रासो मैंने रासो साहित्य में बताया था, सूत्र बताया था। विजयपाल रासो नल सिंह, नल विजय, विजयपाल रासो नल सिंह। और हमीर रासो सारंगधर, हठी हमीर सारंगधर। तो हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, 4 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत रचित काव्यों में माना है। और अन्य जैसे पृथ्वीराज रासो आदि देशी भाषा में विद्यापति पदावली,
जो विद्यापति की है विद्यापति पदावली। विद्यापति ने मैथिली में, संस्कृत में, अपभ्रंश में और देसी भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन सभी भाषाओं में रचना की है। देखिए, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश और प्राकृत दोनों भाषाओं में रचना की है। तो इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है व्याकरण का हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसका पूरा नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध क्यों लगा है? क्योंकि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। अब सिद्धराज के वजह से सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन रखा। सिद्धराज जयसिंह का शासनकाल 1150 से 1199 तक था और 1199 के बाद गद्दी पर कुमारपाल बैठे, उनके भतीजे, इसलिए यहाँ कुमारपाल के दरबार में रहते, यानी दोनों जयसिंह और कुमारपाल एक साथ नहीं बैठे। 1150 से 1199 तक सिद्धराज और उसके बाद 1199 से उनके भतीजे कुमारपाल 1230 तक। तो इस तरह से आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था, चूंकि ये सिद्धराज जयसिंह के दरबार में रहते थे। और इसे संक्षिप्त में सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। इसमें संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देशी नाम माला कोश, ये इनके ग्रंथ है। देखिए, कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल के दरबार में रहते थे इसलिए लिखा इन्होंने कुमारपाल चरित्र। तो मुख्य रूप से इनकी प्रसिद्धि प्राकृत का पाणिनि के रूप में जो इन्होंने हेमचंद्र, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा है, उसकी वजह से हुई। अब प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि पंडित किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम हिंदी शब्दानुशासन है। और इसी तरह से अगर प्रश्न यह आए कि हिंदी व्याकरण का पिता या हिंदी व्याकरण के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा पंडित दामोदर शर्मा। इनके ग्रंथ का नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जिसके लेखक पंडित दामोदर शर्मा है। ठीक है, अब इस तरह से 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। एक तो प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र। हिंदी व्याकरण का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो पंडित क्या नाम? दामोदर शर्मा। और हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। एक प्रश्न और यहाँ छूट रहा है, मैं उसको भी इसी में सम्मिलित कर लूँ कि हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के रचनाकार। पाणिनि की तरह पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने पूर्व के जितने भी व्याकरण ग्रंथ थे उनको काट छांट करके सर्वश्रेष्ठ कृति हिंदी शब्दानुशासन बनाई, इसलिए इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब देखिए, हेमचंद्र की पंक्तियां जो पूछी गई हैं उदाहरण के रूप में, भल्ला हुआ जो मारिया बहिण महारा कंतु, प्राकृत का उदाहरण है। लज्जे जमतु वयंसियौ जय भाग्याधर एंतु। क्या मतलब इसका? भल्ला हुआ जो मारिया बहिण महारा कंतु, एक स्त्री, एक जिसका पति युद्ध के लिए गया हुआ है और युद्ध क्षेत्र में मारा गया, उसकी खबर आती है, तो वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, भल्ला हुआ जो मारिया बहिण महारा कंतु, अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया। यदि वह लज्जेजम तु वयंसियौ जय भाग्याधर एंतु, मैं अपनी समवयस्काओं, जो हमारी समवयस्क सखियां हैं, वयंसियौ को मतलब समवयस्क, उनकी उस महिला के साथी मित्र जिनके पति भी लड़ने गए हैं और वहां वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके बीच
लज्जेजम तु वयंसियो जय भग्गा घर एंतु, यदि वो भाग करके घर आता तो मैं उनके बीच लज्जित होती, अपनी समवयस्काओं के बीच। ठीक है, तो यह हेमचंद्र का प्राकृत में रचित दोहा है। अब सोम प्रभु सूर्य कुमारपाल प्रतिबोध संवत 1241 में गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत ग्रंथ लिखा। सोम प्रभु सूर्य, कुमारपाल प्रतिरोध, यही कुमारपाल हैं, सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कुमारपाल। तो सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध रचना पूछी जाती है, सोम प्रभु सूर्य की, इतना याद रखिए बस। फिर मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है, ये याद रखिए, संवत 1361 में लिखी गई। उसके बाद अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, जान लीजिए। दोहे का प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ? अपभ्रंश काल से। फिर लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम, अब इसमें क्या है? प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। इसके टीका लिखने वाले यानी टीकाकार बंशीधर नामक कोई व्यक्ति हैं, और सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा पद्य कोश है। सारंगधर पद्धति ग्रंथ का नाम देखिए, सारंगधर पद्धति। रचनाकार नाम से ही पता है, सारंगधर हैं। हमीर रासो सारंगधर का है, रासो साहित्य में आपने ट्रिक के साथ सीखा है। तो सारंगधर पद्धति इनका संस्कृत भाषा में लिखा पद्य कोश है, पूछा जा सकता है। फिर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर माने जाते हैं, और ये माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ऐसा अनुमान किया है कि कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर हैं। किसने किया है अनुमान? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इस तरह से अपभ्रंश साहित्य के जो प्रमुख बिंदु थे वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। यद्यपि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य की भी रचनाएं अपभ्रंश साहित्य में के अंतर्गत आती हैं कुछ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं। इसके बाद सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य अगले वीडियो में सीखेंगे, उसके प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, और इस तरह से यह अपभ्रंश साहित्य का जो प्रमुख बिंदु थे आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। हम आशा करते हैं कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।